खुशामदीद, आदाब आप सबको हो हमारी तरफ से। आप इस वक्त देख रहे हैं 5 का पंच, लेकिन 5 का पंच रिजल्ट लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह 2020 के नताइज पर आज बड़ी बात होनी है। और उससे पहले कि हम लद्दाख तरक्याती पहाड़ी काउंसिल पर गुफ्तगू करें, क्योंकि पूरे दिन वहां आज वोट काउंटिंग हुई, वोट शुमारी हुई है। उस वोट शुमारी के बाद क्या कुछ लेटेस्ट फिगर्स हमारे सामने, उस पर बात करना काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको याद होगा कि चंद दिन पहले एग्जिट पोल हमने बताया था, और आप ये मान लीजिए कि 90 से 98% हमारा एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नजर आ रहा है। क्योंकि अभी भी 3 या 4 सीटों का रिजल्ट आना बाकी है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एग्जिट पोल किस तरीके से एग्जैक्ट पोल बना, आपकी आरा, आपकी काविशें और आपके फीडबैक की वजह से। उस पर मैं जरूर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं उन 5 बड़ी खबरों से जिन्हें हम गुलिस्तान न्यूज टॉप 5 कहते हैं। फटाफट से वो 5 बिन जरा दिखाइएगा कि कौन सी 5 बड़ी खबरें आज पूरी गर्दिश में रही है, सोशल मीडिया पर भी और गुलिस्तान न्यूज पर भी। सबसे पहले आप देख रहे होंगे तिरंगा यात्रा की खबर है। जी हां, सबसे पहले जम्मू की बात करेंगे, जहां पर एक्सेशन डे भी था और तिरंगा यात्रा भी थी। और तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से थी और एक्सेशन डे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया था। खूबसूरत प्रोग्राम था, लेकिन इस भी सियासत काफी ज्यादा देखने को मिली है। और सियासत के नतीजे में आज एक बार फिर तीसरी मर्तबा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का सूबाई दफ्तर भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर रहा और आज तीसरी बार वहां पर कौमी परचम को लहराने की कोशिश की गई। पुलिस और युवा मोर्चा के वर्कर्स के बीच काफी देर तक गुत्थम गुत्था भी हुए, लेकिन बाद में वहां कौमी परचम फिर से लगाया गया। जिसके बाद युवा मोर्चा के लोगों की तरफ से जो बात कही गई वो यही था कि महबूबा मुफ्ती के दिए गए बयान के रद्द अमल में इस बात का करना बहुत ज्यादा जरूरी था कि देश के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भी तिरंगा थामने वाले और उठाने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं। उसके साथ साथ बिल्कुल टॉप पर आप देख रहे होंगे कि एक और तिरंगा यात्रा है, और यह तिरंगा यात्रा श्रीनगर के अंदर है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने आज यौम इल्हाक के तौर पर मनाने का फैसला लिया था। वहीं पर श्रीनगर के टाइगोर हॉल से SKICC तक एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। गाड़ियों में भी चले लोग और पैदल भी मार्च किया, और PDP सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह से होते हुए SKICC के मकाम पर यह यात्रा इख्तिताम पजीर हुई है। लेकिन गुपकार रास्ते चलते चलते नारों में शिद्दत देखने को मिली और साफ करने की कोशिश की गई फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को कि तिरंगा यात्रा निकालने का मकसद क्या है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है, न जम्मू में और न श्रीनगर में कोविड-19 प्रोटोकॉल का ख्याल रखा गया। जहां तक SKICC का हाल है वहां तो खुदा ही हाफिज था, लेकिन तस्वीरें आपके सामने जो है ये खुद बयान करती है कि कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है, सियासी क़यादत और सियासी पार्टियां किस तरीके से उसकी धज्जियां बिखेर रहे हैं। ये तो 2 बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी। और तीसरी बड़ी खबर जो गुलिस्तान न्यूज पर कल बल्कि आज सुबह से लगातार ट्रेंडिंग है, वो है लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल लेह, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह, जहां पर आज वोट शुमारी सुबह 9 बजे से शुरू हुई है। और इस वक्त भी आखिरी 5 सीटों की वोटिंग काउंटिंग इस वक्त जो है वो चल रही है। और अभी तक जो नताइज हमारे पास आए हैं वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने आपको चंद दिन पहले बताए थे। अभी तक काउंटिंग के मुताबिक जो रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए हैं, अभी तक भारतीय जनता पार्टी 12 निशस्तों पर फातिह करार दी गई है। कांग्रेस 7 निशस्तें अपने खेमे में डालने में कामयाब हुई है। आजाद उम्मीदवार 2 कामयाब हुए हैं। काफी मशक्कत के बावजूद भी अपनी पार्टी अभी तक कोई भी खाता वहां पर नहीं खोल पाई है। लेकिन जश्न का समा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के खीमे के अंदर नजर आ रहा है। यह बड़ी बात है। और उसके साथ साथ एक और बड़ी खबर जो है वो है 2+2 मुज़ाकरात, जो सेंटर में विजुअल आप देख रहे हैं, और फौजी अफसरों की कॉन्फ्रेंस भी है, 2+2 मीटिंग भी है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ से 2+2 मीटिंग हो रही है अमेरिका के साथ, माइक पोम्पियो और सब लोग मिल रहे हैं आज, और वहीं पर फौजी कॉन्फ्रेंस भी
शुरू हो गई है। और चौथी बड़ी खबर आर्मेनिया और अजरबैजान, जहां पर सुबह हमने आपको यह कहा था कि सीज फायर हो गया है जी, नाजंग मुआहिदा हो गया है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर उस नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई और तीसरी बार जो करार किया गया था अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ, वो करार टूट गया। और आज भी दोनों तरफ से रॉकेट दागे गए, गोले दागे गए, जिसमें कई लोगों के नुकसान, कई लोगों के मारे जाने की इतला आ रही है और कई रिहायशी मकानों को नुकसान भी हुआ है। काराबाख इलाका है जहां पर यह जंग इस वक्त चल रही है और इस जंग को रोकने के लिए रूस ने भी पहल की थी, लेकिन फिलहाल वो पहल भी कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। जहां आर्मेनिया और अजरबैजान की बात करें, आर्मेनिया के साथ रूस और कुछ और मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि अजरबैजान के साथ तुर्की खुलेआम पाकिस्तान और चीन का हाथ भी साथ दे रहा है। यही वजह है कि फिलहाल वहां पर क़याम अमन मुमकिन नहीं हो पा रहा है। और अगर ये क़याम अमन मुमकिन न हुआ तो आने वाले दिनों में मजीद परेशानियां जो है वो पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर ये वो 5 बड़ी खबरें थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। अब बढ़ते हैं अपने बड़े मौजू की ओर, वो है पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के चुनाव। और चुनाव मुकम्मल हुए हैं, आज आखिरी पड़ाव के अंदर चुनाव है, यानी कैंपेनिंग भी खत्म, वोट डालना भी खत्म और काउंटिंग का प्रोसेस जो लास्ट फेज होता है उसमें सिर्फ चंद लम्हात बचे हैं जब पूरी की पूरी फिगर हमारे सामने होगी। मैंने आपको पहले ही कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के खीमे में खुशी है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के खीमे के अंदर सुबह 11 बजे से ही जब पहला रुझान सामने आया कि बीजेपी ने जीत दर्ज की, लगातार लोगों का तांता बंधा रहा वहां पर और हर तरफ से लोग भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का रुख करते रहे और वहां पर नाच गाने से अपनी शमूलियत करके इस बात का इजहार किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम और क़यादत पर मुकम्मल एतबार रखते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बराह रास्त तस्वीरें जो है वो लद्दाख की है, जहां पर इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के खीमे के अंदर खुशी बन रही है, क्योंकि अभी तक जो रिजल्ट सामने आए हैं 12 सीटें बीजेपी अपने खाते में लेने में कामयाब हुई है, यानी सीधे सीधे से अक्सरियत जो है वो बीजेपी के पास है और लगता है कि नेक्स्ट काउंसिल भी बीजेपी ही बनाएगी। लेकिन आज जो बड़े चेहरे जीत कर आए हैं उनमें कांग्रेस ने भी बाजी मारी। टी नामग्याल कांग्रेस के जीत कर आए हैं, वो भी आज की बड़ी खबर है। डिप्टी सीईसी श्रेंग सोंगदुप साहब बीजेपी के दोबारा जीत कर आए हैं। मिर्जा हुसैन साहब, ये वो नाम है जिन पर हमने भी सर्वे किया था, मिर्जा हुसैन बीजेपी से दोबारा जीत कर आए हैं। रिगजिन जो है शक्ति कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो दोबारा जीत कर आए हैं। सीईसी जो 15 साल रहे हैं ग्यांग पी वंग्याल, वो आज हारे हैं और रिगजिन जो है साकित के, उन्होंने उसको हराया है और ये बड़ी उलटफेर यहां पर देखने को मिला है। और इसी तरीके से के स्टेंगजिन जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उसने भी जीत दर्ज की है, पहले बीजेपी में थे, दोबारा जीत कर आए। तो इस वक्त बीजेपी 12, कांग्रेस 7, अदर्स 2 पर पोजीशन क्लियर है कि नेक्स्ट काउंसिल जो है वो बीजेपी का बनने जा रहा है। और जो अगर आप इसको फेज वाइज में देखेंगे तो क्लियर आपको थोड़ी देर में पिक्चर होनी है। तो हमने तस्वीरें आपको दिखाई जश्न की, अब जरा आप सुन लीजिए कि जो लोग जीत कर आए हैं क्या कुछ उनका पहला रिएक्शन था गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए, क्योंकि हमने आपको आपके विश्वास पर खरा उतरने का पूरी कोशिश की और कहीं ना कहीं जो फीडबैक आपने दिया वही ईवीएम्स ने भी बाद में साबित कर दिया है। बहुत सारे सवालात पूछे जा रहे थे कि इतनी छोटी सी आबादी में इतना बड़ा सर्वे क्यों, जवाब थोड़ी देर में जरूर हम आपको बताएंगे, लेकिन क्या कुछ जीते हुए कैंडिडेट्स कह रहे हैं जरा फटाफट से सुन लीजिएगा। सबसे पहले मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के पूरे वोटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को दोबारा ये मौका दिया कि 6 LSTC में मैं इलेक्ट होने का। तो इसलिए मैं जितने भी मेरे फेवर में जिन्होंने वोट कास्ट किया उनको भी बहुत बहुत मुबारक। और इसके साथ में हमारा भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट स्टेट प्रेसिडेंट ओमपी साहब और हमारा नुब्रा डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट तंजीम दहली और मेरा मंडल प्रेसिडेंट तंजीम मोहम्मद जी और हमारा वरिष्ठ कार्यकर्ता सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये मेहनत किया और हमारे जो काम को उन्होंने जो काम हमने किया वो गाँव गाँव तक ये पहुंचाया और
वही इस हिसाब से उन्होंने हमें वोट किया कि 417 बड़ी विक्ट्री, बड़ी मार्जिन से हमें वो जीत दिलाया। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी वोटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम आने वाले 5 सालों में आप लोगों के साथ जो भी हमने मैनिफेस्टो में वादा किया वो सारा हम पूरा करेंगे। जितना हो सके रात दिन मेहनत करके हम आप लोगों का जो डेवलपमेंट और जो भी इशू वो सारा हम क्लियर जो भी हो सके हम जिन्ने से करेंगे वो सारा। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि ये दूसरी बार हमारे जनता ने मुझे चुना है। जो पहली जो एक तो इससे ये दर्शाता है कि मतलब पहले 5 साल में हमने कुछ किया है, हमारे लोगों के लिए हमने कुछ किया है, तो उसको देखते हुए लोगों ने एक बार फिर मुझे चुना है। और दूसरा जो इसके बाद अभी आप सभी जानते हैं पहले तो हमारे पास इतना फंडिंग नहीं होता था, तो फंडिंग के हिसाब से मैं काम करना चाहूँगा। और मैंने लोगों को उम्मीद दिलाया वहाँ पे, तो मैं एजुकेशन में वहाँ पर रिवोल्यूशन लाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक एरिया यहाँ से पनामिक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ले जो CTC है 150 किलोमीटर दूर है। तो एजुकेशन में थोड़ा कंपेयर टू अगर देखा जाए अदर कंस्टिट्यूंसी तो थोड़ा पीछे है वहाँ पे। तो मैंने इलेक्शन कैंपेन में भी यही कहा था लोगों को कि अगर मैं जीत के आता हूँ तो मैं एजुकेशन में थोड़ा करना चाहता हूँ वहाँ पे, और एजुकेशन में थोड़ा चेंजेस लाना चाहता हूँ। और बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी अभी ढंग का कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलता, 8 घंटे का ही मिलता है वहाँ पे, तो उसमें भी मैं चेंजेस लाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं चुशुल कंस्टिट्यूंसी की जितने भी सपोर्टर है, जितने भी वोटर्स हैं और मेरे अपने सपोर्टर्स हैं, उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। उनकी बदौलत आज मैं जीता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये जीत जो है मेरा अकेला जीत नहीं है, ये पूरे लोग जितने भी मेरे सपोर्टर्स हैं, जितने भी वोटर्स हैं, उन सब की जीत है। ये जो है एक सच्चाई की जीत है। जो कल मैंडेट जो मेरे साथ ना इनजस्टिस हुआ वो तो चले कोई बात नहीं, लेकिन जो लोगों ने समझा, जब मैं इलेक्शन पे गया तो मेरे पास खाली 5 साल की रिपोर्ट कार्ड था। मैंने जो काम किया वही लेके मैं लोगों के पास गया। आज उन्होंने वोट दिया है तो काम को देख के वोट किया और कैंडिडेट को देख के वोट किया। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र का सही जवाब जो है आज ही दिया। मैं पूरे ओर से मैं अपनी कोशिश करूँगा। जो बॉर्डर में आज की डेट में जो स्थिति है वो बिल्कुल सामने रखूँगा। इंडिया के जितने भी मीडिया है उन सब के सामने रखूँगा, इंटरनेशनल की जितने भी मीडिया है उनके सब के सामने रखूँगा, क्योंकि बॉर्डर में जो स्थिति आज की डेट में बनी हुई है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो बिल्कुल मीन्स बहुत ही खराब स्थिति में गुजर रहे हैं बॉर्डर के लोग। तो बॉर्डर के इश्यूज जो है सही एड्रेस किया जाएगा और ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। खतरनाक मुकाबला रहा है। पहले भी हमारे रोंग में ऐसे ही चलता रहा है कि हमेशा छुमाथांग से एक और लिक्से से एक है। और आप लोगों को ये मुकाबला इसीलिए लगा क्योंकि छुमाथांग से पहले जब गिनते आए थे तो उनका हमेशा, क्योंकि वही रीजन से आ रहे तो वो हमेशा लीड कर रहे थे। तो उस हिसाब से जैसे जैसे नीचे आ रहे थे तो लीड पक्का ही था। हम सारे कार्यकर्ता और मुझे भी पूरा विश्वास था कि जीत होने वाली है, पर ये काफ़ी अच्छा मार्जिन है हम सब के लिए। काफ़ी सारे मुद्दे हैं। हमारा जो रोंग छुरक्युत है काफ़ी अंडर डेवलप है कंपेयर टू बाकी सारे कंस्टिट्यूंसीज है। तो उसमें सारी चीज़ों को, स्पेशली यूथ को लेकर मैं काफ़ी काम करना चाहूँगा, क्योंकि पहले काफ़ी सालों से मैं यूथ के साथ ही काम कर रहा हूँ। तो मैं भी उन्हीं के सपोर्ट से जीता हूँ और तो उनको लेके चलना चाहूँगा एक चीज़। और दूसरा जॉब्स और अनएम्प्लॉयमेंट वो भी यूथ से ही रिलेटेड है, तो उस पर भी मेरा फोकस होगा। और कल्चर और हेरिटेज रोंग छुरक्युत का काफ़ी अनपॉपुलर है, तो उस पर मैं काम करना चाहूँगा। अपनी कमिटमेंट्स और पॉलिसीज पर बात कर रहे थे 9 मुंतखबा काउंसलर्स और बता रहे थे कि अब जब मैदान में आएंगे तो पुरानी चूक नहीं होगी। अब पता लग गया कि किस तरीके से काम होता है और किस तरीके से काम करवाना है। और बॉर्डर्स की सिचुएशन पर खुलेआम किस तरीके का रिएक्शन आया है वो हमने आपके सामने रख दिया। थोड़ी देर पहले हमारे नुमाइंदे ने बात की भारतीय जनता पार्टी यूनियन टेरिटरी के स्टेट हेड से और उनसे जानने की कोशिश की कि अब लाइन ऑफ एक्शन क्या कुछ है और किस तरीके से वो आगे अब बढ़ेंगे, क्योंकि ये चुनाव की इंपॉर्टेंट था। ये आपके लिए मैं बड़ा इंपॉर्टेंट फटाफट से बताते चलूं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट था, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद पहला चुनाव था। 6 शेड्यूल को लेकर लोग लाइन ऑफ एक्शन बना रहे थे। इस बीच बीजेपी ने भी वादा किया था, इसलिए बड़ा डिफिकल्ट था कि बीजेपी को वोट करे या अपोजिशन को वोट करे। लेकिन फिलहाल जो इब्तिदाई खबरें हैं, जो अभी तक हमारे पास खबरें हैं, वो ये साफ कर रही है कि नेक्स्ट काउंसिल इज बीजेपी इज काउंसिल। लेकिन क्या कुछ बीजेपी कह रही है, सुन लीजिएगा।
मैं सबसे पहले लद्दाख के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ ये जीत केवल भारतीय जनता पार्टी का जीत नहीं है, ये लद्दाख के आम जनता जो गरीब है, गुरबा है, उन लोगों का जो जीत है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यूटी देने के बाद लोगों ने धन्यवाद देने का ये जीत है। लद्दाख को जो पिछले 70 साल जो विकास नहीं हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी ने जो लद्दाख में जो काम शुरू किया, ऐसे अच्छे कामों का जो जीत हुआ है, मैं समझता हूँ ये जीत जो है लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रास रूट स्ट्रॉन्ग होल्ड होने का ये एक सबूत है। और खासकर नुब्रा से जो है क्लीन स्वीप बीजेपी को जो नुब्रा वालों ने दिया, मैं समझता हूँ ये नुब्रा वालों का भी एक अपेक्षा है। नुब्रा वाले जो है भारतीय जनता पार्टी के जो सुशासन से बहुत खुश है। डेफिनेटली मैंने इसी रिसेंटली कैंपेन के दौरान आपके मीडिया के जरिए लोगों तक जानकारी पहुंचाई है। मैंने लोगों को ये कहा, कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई भी कैंडिडेट्स जो है अपने पोस्टर में 6 शेड्यूल लिख के 6 शेड्यूल को आगे करके जो चुनाव लड़ रहा था, वो जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे। लेकिन आज की जनता इतने आसानी से बेवकूफ़ बनने वाले नहीं है। यहाँ के लद्दाख के जो है लिटरेसी रेट बहुत हाई है, यहाँ के लोग एजुकेटेड है, यहाँ के लोग समझदार है। तो हमने जो सच्चाई को आगे रखा, हमने कहा कि 6 शेड्यूल से ज़्यादा लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो है भारतीय जनता पार्टी ही देंगे। ऐसा हमारे एपेक्स बॉडी का लीडर जो है माननीय अमित शाह जी के साथ मिलके उन्होंने जो तय किया, उस पर खरा उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी लद्दाख यूनिट जो है पूरे का पूरा प्रयत्न करेंगे और हम करके ही दिखाएंगे। मैं लद्दाख के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं ये जीत केवल, मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी केवल अकेला का जीत नहीं है, यहाँ के हर एक मतदाताओं का, हर एक वोटर्स का ये जीत है। लोगों ने एक सुशासन को चुना, लोगों ने केंद्र सरकार को देखते हुए यहाँ पे लद्दाख ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल में भाजपा को चुना, लोगों ने मेंबर पार्लियामेंट के जो काम करने के तरीका को देख के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से जो जीत दिया। मैं यहाँ के लद्दाख के जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी लोग हैं, मैं सबको धन्यवाद देना। चलिए जी, यह तो बात थी स्टेट यूनियन टेरिटरी प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी और स्टिंग मेंबर पार्लियामेंट के, जो बता रहे थे कि क्यों लोगों ने भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पर। लास्ट 4 सीटों का चुनाव रिजल्ट आना बाकी है, ऑलमोस्ट बाकी तय हो गया कि बीजेपी काउंसिल को हेड करेगी, लेकिन इस बार उलटफेर जो हुआ वो स्टिंग सीईसी जो है वो हारे हैं बीजेपी से। चलिए बढ़ते हैं जरा आगे, अब जरा चर्चा की शुरुआत करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बहस आज है, क्योंकि आपको याद होगा सर्वे जिस दिन हमने आपको बताया था, सैंपल साइज बताया था, सर्वे का डेट बताया था, और बड़े सवाल उसके बाद पूछे जा रहे थे कि जनाब शायद ये सही नहीं होगा। आज आपने साबित कर दिया कि आपका और हमारा रिश्ता कितना मजबूत है। इसीलिए आज जो सवाल पूछेंगे वो भी आपके होंगे और जवाब वो नेता देंगे जो चुनावी दंगल में लड़ रहे थे। जीते या हारे हैं वो दूसरी बात है। हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सकरमा नरबू साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नरबू जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं टी फुनसुक साहब, फॉर्मर आईजीपी रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बड़े मजबूत रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जो जिस तरीके का चुनाव हुआ और जो आज रिजल्ट सामने आए हैं, फुनसुक साहब आपका पहला रिएक्शन कैसे देखते हैं? बड़ी कोशिशें की आम आदमी पार्टी ने, लेकिन खाता नहीं खोल पाए। धन्यवाद जी। ये सबसे पहले तो मैं लद्दाख के तमाम लोगों को, इंतजामिया के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, लद्दाख के मीडिया है, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि ये इलेक्शन प्रोसेस बड़ी पीसफुली अच्छी तरह से कंडक्ट हुआ, ये खत्म हुआ है। तो ये मैं यही कहूंगा कि हमने 2 महीने के पार्टी ने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और हमने 2 महीने के अरसे में हमने पार्टी को अच्छी तरह एस्टेब्लिश किया और हमने इलेक्शन भी लड़े। तो इलेक्शन में हमारे कई जगहों पे, एक तो वहां एक हमारा 20 वोट से हारा, हम बीजेपी से भी आगे रहे वहां पर सख्ती में, तो बाकी जगहों पर भी हमें अच्छे वोट्स आए। तो 2 महीने के अरसे में इतना आना जो है हमारे लिए बड़ी बात है। तो लद्दाख के तमाम लोगों का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है आज के दिन में 6 शेड्यूल है। तो अभी जो लोगों ने मैंडेट दिया है हम उसको वेलकम करते हैं। तो अभी जो है जो भी होगा, अभी जो बीजेपी या कांग्रेस जो भी होगा या लद्दाख के एपेक्स बॉडी, सबसे मैं यही उम्मीद करूंगा कि जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ लद्दाख में 6 शेड्यूल मिलेंगे
और 6 शेड्यूल मिलने से लद्दाख के तमाम लोगों को राहत मिलेगा, उनको एक यकीन हो जाएगा, एक ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाएगा। तो अभी जो यहाँ पर मैंने पहले भी हमने ये मुद्दा उठाया है कि यहाँ अभी ये डोमिसाइल आया नहीं है, लेकिन यहाँ से डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे चुके हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें भी छानबीन करेंगे, ये जो काउंसिल है या यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट जो है वो कैसे दी गई है, और 6 शेड्यूल को जल्दी से जल्दी अभी बीजेपी ये कह रहे हैं कि देखिए चुनाव हुए हैं और चुनाव को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और लगातार जो है हम मॉनिटर करेंगे कि जो वादे किए गए हैं वो पूरे भी हो। हमारे साथ बीजेपी की भी रिप्रेजेंटेशन है। शर्मा जी बताइएगा कि आज के दिन को आप कैसे देख रहे हैं? काफी टफ फाइट था, काफी मुश्किल था, बीजेपी इसको कैसे ले रही है, कैसे देख रही है? क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है नर्व जी? चलिए मैं जरा फटाफट से कुछ तकनीकी खराबी आ रही है ऑडियो में, जब तक हम ऑडियो दुरुस्त करते हैं लद्दाख की लाइन को दोबारा चलते हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी सामने आ रही है और बड़ी खबर भी सियासी तौर पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त की जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि कुछ लोगों की तरफ से इस्तीफा दिया गया है और इस्तीफा जो है वो पीडीपी के 3 लीडरों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वेद महाजन और दीगर लोगों की तरफ से आज इस्तीफा दे दिया गया है। यह खबर इस वक्त डेवलप हो रही है और बड़ी खबर यह है कि वेद महाजन, हुसैन अली, टीएस बाजवा ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये उन लोगों की तरफ से बात जो है वो सामने कही गई है और ये भी कहा जा रहा है कि जो सूरत हाल बन रही है, जिस तरीके के बयानात आ रहे हैं, उन बयानात के पस मंजर में ये सारी चीजें जो ये बड़ा फैसला जो है वो लेना होगा। इसमें बीजेपी या अपना पीडीपी का क्या कुछ रिएक्शन होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर जो हमारे पास डेवलप हो रही है वो यही हो रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है परसों से। जिस दिन से महबूबा मुफ्ती बाहर आई, एक दिन खामोश, उसके बाद पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ी है, एक के बाद एक बयान भी आए हैं। जम्मू के अंदर किस तरीके की सिचुएशन है सुबह से लगातार हमने आपको दिखाया और अब ये खबर आ रही है कि 3 बड़े लीडरों की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। हमारे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान आला सोहेल बुखारी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। इस खबर पर जरा तस्दीक के साथ देखें कि क्या कुछ खबर है। सोहेल साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। खबर डेवलप हो रही है कि 3 लीडर जो बड़े अहम है, तीनों ने इस्तीफा दिया पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से। इस्तीफा है या कुछ और भी कहानी इसके पीछे है? देखिए गौर साहब, मैंने भी चंद मीडिया आउटलेट के जरिए ही ये खबर अभी देखी है कि जिन 3 लीडर्स का आपने नाम दिया है उन्होंने अपना इस्तीफा टेंडर किया है। हालांकि मैंने खुद अभी उस रेजिग्नेशन को नहीं देखा है, लेकिन जैसा कि आपने कहा ये खबर जरूर फैल चुकी है और काफी सारे न्यूज आउटलेट ऐसे हैं जिन्होंने ये क्लेम किया है कि उन्होंने इन लोगों से खुद बात की है। तो अभी तक तो मैं इतना ही कह सकता हूं जहां तक कंफर्मेशन का सवाल है। तो ये माना जाए कि जिस तरीके का स्टैंड मैडम महबूबा मुफ्ती की तरफ से लिया गया, उसके पस मंजर में यह सब कुछ हुआ कि पीडीपी को एक बड़ा धचका जम्मू सूबे से। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, अभी तक मैंने वो रेजिग्नेशन का लेटर नहीं देखा है जिसमें इसकी डिटेल होंगी कि आया इन लोगों ने अगर इस्तीफा दिया है तो उसके क्या वजूहात बयान किए गए हैं। लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरह का स्टांस महबूबा मुफ्ती साहिबा ने लिया है जम्मू कश्मीर के हवाले से, यहाँ की पॉलिटिकल डेवलपमेंट के हवाले से, 5 अगस्त को लिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फैसलों के हवाले से, उससे मैं एक चीज तो आपको वसूख से कह सकता हूँ कि वो जम्मू कश्मीर की आवाम की तर्जुमानी की है। और वो आपको जम्मू कश्मीर की वैल्यू में अगर आप लोगों से बात करें तो आपको आया होगा, क्योंकि जो कुछ दिल्ली ने जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ किया वो न सिर्फ गैर कानूनी और अनडेमोक्रेटिक था, बल्कि एक डिफीटिज्म इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश थी। और जैसा कि पहले भी हुआ है, जम्मू कश्मीर की आवाम
दबकर ये डिप्यूटिज्म एक्सेप्ट करने के लिए तैयार न रही है और न आगे रहेगी। सोहेल बुखारी साहब, बड़ा सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि इससे पहले भी काफी लीडर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़कर चले गए और लीडरशिप क्राइसिस पर सवाल उठते रहे कि लीडरशिप क्राइसिस पार्टी के अंदर है, और आज भी यह माना जा रहा है कि इन लीडरों की तरफ से जो इस्तीफा अभी तक आया है, जो बात कही जा रही है वो यही है कि लीडरशिप क्राइसिस की वजह से, उन बयानों की वजह से जो शायद नहीं देने चाहिए थे दिए गए, उसकी वजह से खफा होकर पार्टी से इस्तीफा दिया जा रहा है। तो क्या मैं ये मानूं कि लीडरशिप वन वे में है, जम्मू को शायद नजरअंदाज किया जा रहा है, जम्मू के एस्पिरेशंस को नहीं देखा जा रहा है? जी नहीं, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता हूं। आपने जिक्र किया कि पहले भी ऐसे मौके आए हैं जहां कुछ लीडर पार्टी को छोड़ के चले गए हैं, लेकिन आप खुद जमीन से जुड़े हुए एक जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होगा कि आज भी नई आबोताब के साथ पीडीपी उभरी है। अब जिस तरह लीडरशिप महबूबा मुफ्ती साहिबा ने दिखाई है या बाकी हमारे लीडर हजरात हैं, उससे ये बात साबित हो गई है कि पीडीपी अपने आप में एक तहरीक है, इसमें लोगों का आना जाना उस तहरीक को कमजोर करने की कुव्वत नहीं रखता। जहां तक जम्मू के एस्पिरेशन की बात है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आज ही यहाँ श्रीनगर में हमारे जम्मू के कई लीडर हजरात आए थे, हमारे जनरल सेक्रेटरी और बाकी जो कुछ टॉप लीडर्स हैं वो श्रीनगर आए, महबूबा मुफ्ती साहिबा से मुलाकात की, वो पहली बार मुलाकात हुए उनके रिलीज के बाद, और बड़ा ही हौसला अफजा माहौल था और उन्होंने पूरे सपोर्ट की बात की और तायीद की इस चीज की जो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने अपने बयानात के जरिए जम्मू कश्मीर के अवाम की एहसासात की तर्जुमानी की है। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल बुखारी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 अरकान वेद महाजन, हुसैन अली और टीएस बाजवा की तरफ से रेजिग्नेशन दे दिया गया है, इस्तीफा दे दिया गया है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से। और सोहेल बुखारी साहब जो तर्जुमान है कह रहे थे कि उन्होंने भी सुना है, अभी देखा नहीं है और वो ज्यादा इस पर बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल खबर यह है कि पीडीपी के लिए एक बड़ा धचका जो है वो जम्मू से लगा है कि टीएस बाजवा और वेद महाजन जैसे आदमियों का पीडीपी से किनारा कशी होना, जिनके लिए यह माना जा रहा था कि दोनों बहुत क्लोज मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के थे और पार्टी को एस्टैब्लिश करने में एक बड़ा रोल उनका जम्मू के अंदर रहा है। फिलहाल आते हैं वापस जरा अपने मुद्दे पर, क्योंकि बात हम लद्दाख की कर रहे थे और लद्दाख के अंदर क्योंकि आज चुनावी दिन है, आज चुनाव के नताइज का दिन है और इस वक्त बीजेपी जो है वो सरफिरिस्त के तौर पर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, और जब वो उभरी है तो सीधी सी बात है सवाल बहुत ज्यादा है और जवाब उनके ढूंढने भी काफी ज्यादा है। और जो जिस तरीके से सभी हिज़्ब इख्तिलाफ, पूरी अपोजिशन, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टियां एक होकर ये कह रही थी कि देखिए जो कुछ किया जा रहा है इससे लोग नाराज है, तो आज की वोटिंग ने क्या यह साबित कर दिया कि लोग नाराज नहीं है। हाँ, खफा जरूर हो सकते थे, लेकिन फिर भी भरोसा आज बीजेपी पर किया गया, क्योंकि लेह के अंदर जिस तरीके की चुनावी दंगल देखने को मिली है उसने सबको चौंका दिया है। एक उन बेल्ट से वोट मिले हैं जहां शायद भारतीय जनता पार्टी को खुद भी इस तरीके का अंदाजा नहीं था कि वहां से वोट मिलेंगे। हमारे साथ नरबू साहबा भी ज्वाइन किए हुए हैं, बहुत शुक्रिया जी। मैडम दोबारा मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं, फटाफट से जो बीजेपी का पहला रिएक्शन आपसे जानना चाहेंगे। अब ऑलमोस्ट काउंसिल सेट हो गया है, बीजेपी दोबारा बनाएगी क्योंकि नंबर्स क्लियर है, मेजॉरिटी क्लियर है बीजेपी के हक में। तो अब लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, कितनी ज्यादा जिम्मेदारी बीजेपी पर आई है और किस तरीके से इन चुनावों को आप देख रहे थे? आपके माध्यम से मैं सबसे पहले लद्दाख की जनता को भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा रखने के लिए धन्यवाद कहना चाहूंगा। और जिस तरह का भरोसा जनता ने दिखाया है आज भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी भी वचनबद्ध है अपने सारे मैनिफेस्टो के पॉइंट्स पे कि डेवलपमेंट के इश्यूज रखे, वो सब हम पूरा करके दिखाएंगे। इस चीज पर हम अब भी वचनबद्ध है। काउंसिल भारतीय जनता पार्टी का बन चुका है। अभी जो 5 सीटों का रुझान आना था उसमें से 2 सीटें हम जीत चुके हैं, बाकी 3 तो हमारे 14 सीट अभी हो गए हैं। तो काउंसिल भारतीय जनता पार्टी का बन चुका है लेह में। तो इस बात पे मैं लद्दाख के जनता को आपके माध्यम से मुबारकबाद देना चाहूंगा। तो अब आगे जैसे हमने कहा है 6th शेड्यूल का मुद्दा जब उठा था, 6th शेड्यूल को बीजेपी
ने अपने मैनिफेस्टो में भी यही बताया लद्दाख की जनता को कि ये जो 6th शेड्यूल आएगा ये अपेक्स बॉडी के मन के अनुकूल आएगा, जो अपेक्स बॉडी जैसा चाहती थी वैसे आएगा। हाँ जी। तो ये बताइएगा, अब ये जो 6th शेड्यूल वाला मामला है ये एक तो टॉप ऑफ द एजेंडा रहेगा, और दूसरी बड़ी बात जो है, चूंकि उन इलाकों से भी आज हम देख रहे थे, चूंकि हमने पहले भी सर्वे किया था, तो उन इलाकों से वोट मिला है शायद जहां पर बीजेपी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि वन गो में वन साइड में वोट मिलेगा। क्या मैं ये मानूं कि ये पावरफुल लीडरशिप का करिश्मा है वहां पर, या बीजेपी ने जिस टैक्टिक के साथ चुनाव लड़ा, जिन चेहरों को सामने रखा चुनाव के दौरान, उन्होंने एक बड़ा गेम प्ले किया इस दौरान? हाँ जी, ये भी बात सही है। जिन चेहरों को हमने आगे करके, चेहरों से ज्यादा महत्वपूर्ण था हमारे लिए इस बार मुद्दे, तो लद्दाख का मुद्दा था, लद्दाख का डेवलपमेंट का मुद्दा था। जैसा आप कह रहे हो कि उन जगहों से भी हमें वोट आए हैं जहां से हमें उम्मीद नहीं थी, तो इससे एक संदेश मिलता है कि हमारा डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्शन है वो उन जगहों तक पहुंचा हुआ है जहां पे लोगों को उम्मीद नहीं थी। तो डेवलपमेंट लद्दाख के कोने कोने में पहुंच रहा है, ये एक मैसेज किया है आज। फुनसुख साहब, व्हाट वेंट रॉन्ग? ये बड़ा सवाल एक है, क्योंकि 6th शेड्यूल और 1 साल की कारकर्दगी को लेकर पूरी एंटायर अपोजिशन बीजेपी को घेरती रही। देखिए, इस टेन्योर में कुछ भी नहीं हुआ, कोविड के मामले पर कुछ नहीं हुआ, डेवलपमेंट के मामले पर कुछ नहीं हुआ, और एक और वादा लेकर आप सिर्फ आए हैं। इस इतने बड़े फ्लॉज के बावजूद भी अगर लोग वोट कर रहे हैं बीजेपी को, तो क्या मैं ये मानूं इन रियलिटी वहां पर प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी बनने के लिए अभी कोई भी स्टैंड नहीं है? कांग्रेस भी उतना बड़ा टर्नओवर नहीं कर पाई। आप तो बिल्कुल नए नए आए थे, उम्मीद बहुत लोगों को थी ले अपर और डाउन के अंदर कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन बड़ा टफ मुकाबला आपने जरूर दिया है। क्या मैं ये मानूं कि आप यानी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टियां, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, पूरी तरह से ग्राउंड पर जाने में नाकाम रही, या वो चेहरे नहीं थे जो बीजेपी के लिए एक मुश्किल पैदा कर देते? चलिए, फुनसुख साहब के साथ फिर से राब्ता कटा। ये है सिचुएशन डेवलपमेंट के हवाले से, लेकिन आपको ये बताते चले, एक मिनट जरा वो प्लेट चलाइएगा, उसके बाद में नरबू साहब आपके पास जरूर आऊंगा, क्योंकि बड़ा ये इंपॉर्टेंट है कि हमने जब सर्वे चलाया था तो सबने ये पूछा था कि छोटी सी यूनियन टेरिटरी सर्वे करने का क्या मकसद। हमने आपसे कहा था कि बीजेपी तकरीबन 1 से 15 सीटों के तक ले सकती है, ये हमारा सर्वे आपके सामने है। हमने कहा था कांग्रेस 1 से 10, उससे आगे जाने का सवाल ही पैदा नहीं है। आम आदमी पार्टी के लिए 1 सीट हम रख रहे थे, यहां पर हम चूके हैं, यहां पर सर्वे हमारा गलत हुआ, लेकिन बहुत ही टफ मुकाबला, जिन 3 सीटों के बारे में हमें उम्मीद थी 1 पर, वहां पर बहुत टफ मुकाबला दिया। और इंडिपेंडेंट हम पहले से बता रहे थे 2 या 3 आएंगे, फिगर वहीं पर अटक गया है 2 या 3 पर। यानी जो फीडबैक आपने हमें दिया, जो बात हमने आपसे की, जो सर्वे आपने हमें बताया, वो अब एग्जैक्ट सर्वे के तौर पर आपके सामने है। इसीलिए मैंने उस दिन कहा था कि देखिए वक्त आने दीजिए, गुलिस्तान ये साबित करके दिएगा कि JK 24/7 और गुलिस्तान न्यूज का सर्वे कितना सटीक है। क्योंकि हमने जब सर्वे किया था तो सर्वे 20,000 लोगों से बात करने के दौरान किया था, उनके मन को पढ़ने की कोशिश की थी, और 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर यह सर्वे हुआ था। फुनसुख साहब, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट यह है कि मुद्दे बहुत अपोजिशन के पास, लेकिन सीटें उतने नहीं आई। जिस तरीके से सरकार को घेरने, दिल्ली से लेकर स्टेट बीजेपी को घेरने की बातें हुई, उतना ज्यादा ईवीएम से निकला नहीं। क्या मैं ये मानूं कि लीडरशिप क्राइसिस या उतने बड़े चेहरे नहीं थे जो बीजेपी की लहर को रोक सकते? क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए, ये जरा करेक्ट कीजिएगा, नई आवाज जा रही है, बहुत मुश्किल आज हो रही है। मैं नरबू साहब आपके पास आ रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप तक मेरी आवाज जरूर आ रही होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि अब जब काउंसिल बैठेगा, ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा क्या कुछ रहना है। लास्ट टाइम हमने देखा था चलते चलते रेजोल्यूशन आया था लद्दाख के हवाले से, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, जिसमें बाद में अमेंडमेंट्स की भी बातें हो रही थी, लेकिन अब की बार क्या कुछ होगा
ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा, क्योंकि अब ऑलमोस्ट काउंसिल आपके हाथ में है, बीजेपी के हाथ में है दोबारा 7 टर्म। फुनसुक साहब, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए, दोनों के पास ऑडियो प्रॉब्लम इस वक्त आ रहा है, ऑडियो लिंक पूरा नहीं जा रहा है। यह बड़ा मुद्दा था लद्दाख के अंदर। जब हमने सर्वे किया था तो हमने एक सवाल पूछा था लोगों से कि क्या कुछ जरूरी है। 6 शेड्यूल की बात तो हो ही रही थी, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन और एजुकेशन को लेकर 40% से ज्यादा युवा आबादी जो थी वो ये मान रही थी, देखिए हम वोट इसलिए करेंगे अगर हमारा ये बुनियादी मामला जो है वो हल होता है। टेलीकम्युनिकेशन का क्या हाल है ये आप देख सकते हैं कि हम बात भी नहीं कर पा रहे हैं। यह विकास का मॉडल था लद्दाख के अंदर। अब उम्मीद तो यह करेंगे कि अब नया शेड्यूल आया है, अब नई बातें हो रही है, नई लीडरशिप है, और वो नई लीडरशिप जो है वो कुछ ना कुछ अलग करके वहां पर दिखाएगी, क्योंकि एस्पिरेशंस जो है लद्दाख की वो सबसे ज्यादा अब हिल काउंसिल के साथ जुड़ी हुई है। अब हिल काउंसिल के साथ क्यों जुड़ी है, उसके पीछे 2 बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक ये कि वहां पर बिल्कुल भी असेंबली का क़याम नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, मामला दिल्ली और काउंसिल के बीच में चलेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करेंगे, उन पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी यह होगी कि काउंसिल को और स्ट्रेंथन किया जाए और आगे बढ़ाया जाए, और उस दौरान वो फैसले लिए जाए जो अवाम के हित में हो। अभी अवाम के हित के मामले की बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन, रोड कनेक्टिविटी, एजुकेशन फैसिलिटियां, ये वो बुनियादी मामले हैं जिनको लेना वक्त की अहम तरीन जरूरत वहां पर बनता है। फुनसुक साहब, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है। कांग्रेस ने भी एक और सीट में जीत दर्ज की है। लामायरू सीट जो है वो इस वक्त हम बता रहे हैं आपको कि बीजेपी के खाते में चली गई है, यानी और 2 सीटों का भी अनाउंसमेंट जो है वो हो गया है। बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि सिचुएशन जो है वो क्या कुछ बन रही है। मैं नरबू साहब, क्या अब तक आवाज आ पा रही है मेरी? हाँ जी नरबू साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि कम्युनिकेशन हो, एजुकेशन हो, रोड कनेक्टिविटी हो, ये बड़े मुद्दे थे जब हमने भी लोगों से जानने की कोशिश की। अब काउंसिल आपका बनेगा तो ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा क्या कुछ रहेगा, किस तरीके से ये 5 साल निकलेंगे, क्या कुछ हम उम्मीद करें अब इस काउंसिल से? अब ऐसा है, जैसा बीजेपी पे एक एलिगेशन लगा है कि बीजेपी के जो भी मुद्दे आए हैं वो सिर्फ पेपर पे है, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। तो आप देखिए कि यूनियन टेरिटरी बने हुए हमें 1 साल हुआ है अभी, और उसके बाद जैसे मुद्दे उठे, जैसे ये इलेक्शन पहली दफा हो रहा है यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जी, और हमने जो वादे किए हुए हैं, हम एक वादे अब एक दर एक करके कंप्लीट करते जाएंगे अगले 5 साल तक। तो एजुकेशन के हिसाब से हम देखेंगे, हायर एजुकेशन का जो मसला था लद्दाख में, वो अब 5 साल में लगभग पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो एजुकेशनल रेफ्यूजीज जो बनना पड़ता था लद्दाखियों को, यहाँ से जम्मू जाके, दिल्ली जाके, चंडीगढ़ जाके, वो लगभग इन्हीं 5 सालों में खत्म हो जाएगा। ये हम इस चीज पर वचनबद्ध है, और इस चीज पर काम हम काउंसिल के बनते ही शुरू करना है इन सब चीजों पर। फुनसुक साहब, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? फुनसुक साहब, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? ये टेक्निकल फॉल्ट को जरा क्लियर कीजिएगा, बड़ी प्रॉब्लम है, फुनसुक साहब के पास आवाज नहीं जा रही है। मैं आपके पास नरबू साहब दोबारा आऊंगा जब तक फुनसुक साहब के साथ हमारी क्लियर ऑडियो आ जाएगा, ताकि हिज़्ब इख्तिलाफ की बात चलिए। क्या मुझे कहा जा रहा है कि दोनों का संपर्क टूट गया है जी। तो विजुअल साहब देख रहे हैं जी, मैं कोशिश करूंगा कि ग्राउंड जीरो पर नूरी साहब हमारे साथ ज्वाइन करें, क्योंकि रिपोर्ट्स
काफी बढ़िया अब आना शुरू हो गई हैं और रिजल्ट जो है वो क्लियर हो रहे हैं। फाइनल स्टेज में 1 या 2 सीटों का रिजल्ट आना बाकी है। जीएम नूरी इस वक्त मेरे साथ लाइव काउंटिंग सेंटर से ज्वाइन कर चुके हैं। नूरी, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सुबह से लगातार हम अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं और लास्ट अपडेट जब मैंने किया था, मैंने कहा था कि बीजेपी 14 सीटों पर आ चुकी है, कांग्रेस 7 पर, अदर्स 2 पर और आम आदमी पार्टी कहीं पर भी अपना खाता नहीं खोल पाई है। अब अभी की क्या कुछ सिचुएशन है? क्या काउंटिंग क्लोज हो गई है? बिल्कुल, अभी काउंटिंग बिल्कुल अपने अख्तिताम के उस लास्ट स्टेज पे है। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, खलसी जो सीट जहां पे कांटे का टक्कर चल रहा था, वहां पे बीजेपी ने सिर्फ 9 वोट से जीत लिया है। खलसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि कांटे का टक्कर चल रहा था, वहां से अभी जस्ट 2 मिनट पहले बीजेपी वहां सिर्फ 9 वोट से जीत चुका है। स्कर्बिचंद में कांग्रेस काफी लीड कर रहा है। तिमिसगाम अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो कांग्रेस जीत चुके है। लिंगशेन में बीजेपी का काफी मार्जिन है और लामायुर कॉन्स्टिट्यूएंसी वो भी बीजेपी जीत चुकी है। कुल मिला के इस वक्त 15 बीजेपी के खाते में है, 8 कांग्रेस के पास है, 2 इंडिपेंडेंट के पास है। यानी 15 सीटें बीजेपी के पास है, 10 कांग्रेस के पास चली गई हैं। कांग्रेस के पास इस वक्त 8 सीट है और 1 सीट का रिजल्ट आना बाकी है। चलिए, यानी कुल मिलाकर अब सिर्फ 1 सीट का इंतजार है। जी, तकरीबन उस सीट में भी रिजल्ट फाइनल है, क्योंकि एक ह्यूज मार्जिन से बीजेपी उस पर लीड कर रही है, तो वो बीजेपी के खाते में ही जा सकती है। तो इसके बाद जो रिस्पॉन्ड है आम लोगों का, वो क्या कुछ है? किस तरीके से लोग जो है वो देख रहे हैं, वर्कर्स देख रहे हैं, जश्न कैसा है? देखिए सर, यहाँ पे बिल्कुल जश्न का माहौल है। जैसे ही काउंटिंग सेंटर से एक कैंडिडेट आता है, वैसे यहाँ पे जश्न का माहौल है। आपको पहले ही पता है, आपने पहले भी अपडेट किया हमारे नाजरीन को, यहाँ पे पूरे एलएचडीसी के जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को 4 हिस्सों में बांटा था। शुरुआत में हमने अपडेट जो दी थी नुब्रा कॉन्स्टिट्यूंसी, नुब्रा एरिया से, वहां से तकरीबन सारे स्वीप किए हैं बीजेपी ने। इसके बाद पूरे नुब्रा वैली में जो गाड़ियां हमने जाते हुए देखे, काफी शोर शराबे के साथ अपनी जीते हुए कैंडिडेट्स को पहले पार्टी हेडक्वार्टर्स पे लेके गया, फिर इसके बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में रवा दवा हुए, क्योंकि वो सुबह सवेरे आए थे उसके रिजल्ट। इसके बाद चंगथंग एरिया के रिजल्ट आ गए, वहां से 2 इंडिपेंडेंट जीते। और इसके बाद सेंट्रल ले से, जिसमें काफी कॉन्स्टिट्यूएंसी तकरीबन 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे मिली जुली रद्द-ए-अमल मिला, क्योंकि बीजेपी को तकरीबन 2 या 3 सीट ही मिला सेंट्रल ले से, बाकी कांग्रेस के खाते में गया। और इसके बाद शाम रीजन जो है वो काफी महत्वपूर्ण था, इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि शाम रीजन से जो रिजल्ट आने था, अगर वो कांग्रेस के फेवर में आता तो ये आंकड़े कहीं 12-13 के आसपास हो जाता कांग्रेस बीजेपी के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब शाम रीजन की ओर चले गए तो वहां से कांग्रेस के खाते में फाइनल की जो स्टेज 5 सीट है, उसमें से कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीट आया, 3 सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए देख रहे हैं, जो कि जिसमें 2 ऑलरेडी जा चुके हैं, 1 सीट काफी मार्जिन से जा रहा है अभी भी। तो कुल मिलाकर देखिए, ये जो नोबरा में स्वीप हुआ है, इसके पीछे के कारण क्या कुछ है? क्यों आपको लगता है कि नोबरा ने क्लीन वाइप कर दिया, क्लीन स्वीप कर दिया, जहां पर शायद हिज़्ब इख्तिदार बीजेपी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि इतने क्लीन स्वीप में वो आगे जाएंगे? देखिए सर, नुब्रा में कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें काफी बीजेपी को होल्टी है, हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि डिप्टी सीएसी का पोस्ट वहां से नुब्रा कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहा है ऑलरेडी, तो जाहिर सी बात है वहां पे कुछ काम तो हुआ होगा, इसीलिए वहां की जो कॉन्स्टिट्यूंसी। लेकिन एक बहुत हैरानकुन कॉन्स्टिट्यूएंसी तुर्क कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो कि बिल्कुल बॉर्डर इलाके पे है, पाकिस्तान के साथ जो एलओसी बनता है हमारा, उसके साथ पड़ता है, और पूरा मुस्लिम इलाका यहाँ से। और यहाँ से भी एक बीजेपी का सीट जो निकाला, जो खुद बीजेपी की उम्मीदें नहीं थी, वहां से भी जो निकाला, मुझे लग रहा है कि इनके जो एक वेव पूरे इस रीजन में चला है नुब्रा वैली में, तो उस वजह से पूरे सीट्स जो है बीजेपी ने स्वीप कर लिया है। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी एक रोल बनता है, वो ये है कि लीडरशिप। हमने देखा कि बीजेपी ने दिल्ली से लेकर लोकल लीडरशिप को गियर अप किया, हर जगह पर पहुंचे, 24/7 कैंपेनिंग चला। सिर्फ मीडिया कैंपेनिंग नहीं चला, बल्कि घर घर कैंपेनिंग चला। छोटे छोटे जलसों में उन्होंने जाकर शिरकत की और रात भर भी वो सिलसिला चलता रहा था। लेकिन उसके मुकाबले में जो अदर पार्टीज हैं, जिनमें कांग्रेस सर फहरिस्त, हम कोशिश कर रहे थे कि उनके साथ भी बात नहीं हो पा रही है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, आपने डे 1 से इसको कवर किया है, क्या चेहरा या पार्टी लीडरशिप क्राइसिस साफ साफ नजर आई इन चुनावों के अंदर, जिसकी वजह से इतना उलटफेर देखने को मिला? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, बीजेपी ने
देखा गया, क्योंकि आपको मालूम है लद्दाख के जो कदावर नेता है सुल्तान सॉन्ग, जो मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, काफी उनका खिदमत रहा है। इसके बाद और एक उनका कदावर नेता जो चिरिंग दोरजे लकरुक, जो हमारे जम्मू कश्मीर हुकूमत के अंदर मिनिस्टर भी रहा है, इन दोनों ने बीजेपी पार्टी से इन इलेक्शन से काफी देर पहले रिजाइन दिया था। इस वजह से बीजेपी की पार्टी के अंदर भी लीडरशिप की कमी जाहिर सी बात है हमने देखी। इसीलिए जो है हमें लगा कि उन्होंने बाहर से दिल्ली से अपने बहुत सारे सेंट्रल मंत्री को यहाँ बुलाया। और दूसरी बात मैं आपको ये एक बात बता दो, बीजेपी का सेंट्रल और शाम रीजन में क्लीन स्वीप होना था, लेकिन कुछ चीजों की वजह से, जैसे 6 शेड्यूल के ऊपर उन्होंने जो बातें की, उस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे बीजेपी उस अंदाज में नहीं जीत पाया जिस अंदाज में नुब्रा और बाकी जगहों पे उन्होंने जीता। अब खबर नूरी ये भी है कि माना जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में जश्न भी है और बीजेपी की तरफ से एक बड़े जलसे की तैयारी भी हो रही है। तो कोविड-19 के बीच हम तो देख ही रहे हैं विजुअल जो इस वक्त आ रहे हैं पार्टी हेडक्वार्टर से, वहां पर जश्न का समा है। तो क्या आज ही शाम को ये जलसा है या अलहदा से जलसा बुलाया जाएगा जिसमें दिल्ली से भी कुछ लीडर आएंगे? देखिए सर, अभी तक जो इन्होंने पार्टीज की तरफ से भी पहले साफ किया गया था कि कुछ बड़े पैमाने पर यहाँ पे आज के दिन जो है बड़े पैमाने के पर यहाँ पे सेलिब्रेशन नहीं होगी। और वहीं एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी काफी इन चीजों के ऊपर देखा जा रहा था कि किस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम किया जाए, क्योंकि कोविड-19 के चलते सारे सेलिब्रेशन होनी है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि सेलिब्रेशन जिस तरह से हो रही थी वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह तो बहुत कम ही ख्याल रखा गया, क्योंकि जैसे कैंडिडेट जीत के बाहर आ रहा था तो वहां पे उनको खतक पहनाया जा रहा था और इसके बाद काफी झुंड में उनको ले जाया जा रहा था। लेकिन दूसरी बात जो आपकी बात का सवाल का मैं जवाब दूं, जहां तक बीजेपी पार्टी या कांग्रेस पार्टी का है, उन्होंने आज बहुत कम सतह पर जो है अपने सेलिब्रेशन को महदूद कर दिया है। और कल जो है ये जितने भी कैंडिडेट्स जीत के आए हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वहां पे जाएंगे। जाहिर सी बात है बीजेपी की अब हुकूमत बन रही है लद्दाख में, तकरीबन तय हो चुका है। तो सीधी सी बात है कि दिल्ली से भी उनके मंत्री आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ ही दिनों में हम देखेंगे कि बीजेपी अपना काउंसिल जो है 6th LHDC काउंसिल फॉर्म करेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, चलते चलते ये भी बताइएगा कि ये ऐसा चुनाव था जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने लोगों के वर्डिक्ट को माना, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन पर एक भी सवाल नहीं उठा, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन पर कोई सवाल नहीं उठा और हर कोई मुतमईन नजर आ रहा है, किसी न किसी तरीके की शिकायत नहीं की। सर अगर इस हवाले से अगर हम बात करें तो हम डे 1 से ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं और डे 1 से ही हम इन सारी चीजों पर नजर बनाए रखे हैं। जहां तक हमने देखा जिस तरह से काउंटिंग सेंटर्स पे काउंटिंग अमले को लेके गया, जो पोलिंग अमले को वहां पे लेके गया और फिर इसके बाद वहां से जो ईवीएम मशीन है, पोलिंग बाकी दीगर जो उनके लवाजिमात है वो सब जिनको जब स्ट्रॉन्ग रूम तक लाया गया था, किस तरह की सिक्योरिटी के इंतजाम है वो हमने खुद अपनी आंखों से देखा और अपनी नाजरीन तक भी पहुंचा है। बिल्कुल उसी तरह से आज सुबह जब हम यहाँ पहुंचे तो बिल्कुल सब कैंडिडेट के सामने स्ट्रॉन्ग रूम को खोला गया और बेहतरीन अंदाज से उनको ईवीएम मशीन को काउंटिंग सेंटर तक लेके गया। तो किसी भी तरह की कोई परेशानी या किसी तरह से कोई ऑब्जेक्शन किसी भी कैंडिडेट की ओर से हमने यहाँ पे नहीं देखा। लेकिन एक बात मैं जाहिर कर दूं, यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, वो ये बात है कि जो पोस्टल बैलेट्स थे उस पे कहीं ना कहीं जो है जो अपोनेंट्स थे या जो हारे हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन इसलिए जाहिर किया क्योंकि जो जहां कम मार्जिन से जीते थे उन्होंने दोबारा उसको काउंट करने की बात कही। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके सामने दोबारा काउंट किया और बिल्कुल बिना ऑब्जेक्शन के अब उनको विनिंग सर्टिफिकेट जो है वो दे के यहाँ से निकल गए हैं। बहुत शुक्रिया नूरी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बताने के लिए कि क्या कुछ सूरत हाल इस वक्त है। फटाफट से अपने दोनों मेहमानों के पास चलता हूं ताकि एक एक कमेंट उनसे ले लें ताकि हम इस प्रोग्राम को अपने वाइंड अप पर ले लें। अगर फंसुल साहब मेरी आवाज आ रही है तो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। लगातार जब कैंपेन चल रहा था तो निशाने पर बीजेपी थी, निशाने पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज थी। क्या मैं ये समझूं कि वो सारा कैंपेन इसलिए चला नहीं क्योंकि लगातार निशाना दिल्ली पर था, दिल्ली गवर्नमेंट पर थी और लोगों ने शायद उसको उतना सीरियस लिया नहीं? नहीं, इसमें ये बात हुई है जी कि हम जो है ना 2 महीने के पार्टी है, तो इसलिए हम जो है लोगों से पूरी तरह से हम कनेक्ट नहीं हो पाए। तो बट फिर भी हमने 2 महीने के पार्टी होने के नाते फिर भी हमने बहुत अच्छा
प्रदर्शन किया। हम जो एक दो जगह पर तो हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, सख्ती से हम जो है सेकंड पे आए, बीजेपी भी हमसे पीछे रहे। तो ऐसी बात नहीं है, हम जो है नए पार्टी हैं, अभी 2 महीने में हमने पार्टी को काफी मजबूत किया, एस्टेब्लिश किया। नहीं, क्या मैं ये समझूं कि कैंपेनिंग में जो मुद्दे उठाए गए, जिस तरीके से तनकीद की गई, वो तनकीद शायद लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की, यही वजह है कि रिवर्स वोट कुछ और निकला वहां से? नहीं, मैं तो आपको फिर रिपीट कर रहा हूं कि हम 2 महीने के पार्टी है। 2 महीने के पार्टी में लोगों से कनेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बट इसके बावजूद हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी। हमने 19 के कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमने कैंडिडेट खड़े किए, तो उनका कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारा वोटिंग देखो बहुत अच्छा हुआ है, लोगों ने हमें एक्सेप्ट भी किया। तो ये हम समझते हैं कि लोगों का मैंडेट जो आया है ठीक है, हम उसको वेलकम करते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही है कि 6 शेड्यूल लद्दाख को मिलना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नल्लू साहब, अब ये 6 शेड्यूल की जब बात होती है तो इसके पीछे बहुत बड़ा रोल है, बहुत सारे लोगों ने इस पर कैंपेनिंग भी किया है। तो बीजेपी के लिए अब आने वाले दिन कितने मुश्किल भरे होंगे, क्योंकि 6 शेड्यूल से बढ़कर बात हो रही है। जब ये बढ़कर बात हो रही है तो बहुत ज्यादा सवाल भी लोगों के दिलों में होंगे कि और क्या कुछ हो सकता है। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि काउंसिल बनने के साथ साथ ही दिल्ली से एक और हुक्मनामा आएगा इस हवाले से? नहीं, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अगर देखिए, उन्होंने 6 शेड्यूल से ऊपर, लद्दाख के लोग 6 शेड्यूल मांग रहे हैं, तो ऊपर क्यों दे रहे हो आप? 6 शेड्यूल जो प्लस मांग रहे हैं एपेक्स बॉडी, वही दे दो ना, वही बात करो आप। तो उनको ये जो है, उनका मंशा जो है ना, उनका जो है पता नहीं, अभी क्वेश्चन उस पर सवाल उठाया जा रहा है तभी। ये क्या बात ठीक है, नरबू साहब से भी जरा सुन लेते हैं। नरबू साहब, ये 6 शेड्यूल प्लस वाला क्यों, 6 शेड्यूल ही क्यों नहीं? देखिए, ऐसी बात है कि जो लोग 6 शेड्यूल को ही एक मुद्दा बना के चल रहे थे, उन लोगों को 6 शेड्यूल के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। तो जब बीजेपी 6 शेड्यूल प्लस की बात कर रही है, तो जो 6 शेड्यूल के अंदर कवर नहीं होता है, जो सेफगार्ड 6 शेड्यूल के अंदर कवर नहीं होता है, बीजेपी उन चीजों को भी मिलाकर लद्दाख को एक ऐसा सेफगार्ड देंगे जो पूरे देश में एक एग्जाम्पल बन के रहेगा सेफगार्ड के तौर पर। तो इस हिसाब से बीजेपी 6 शेड्यूल प्लस बोलते आ रहे हैं। पार्टियों का ये मुद्दा था कि सिर्फ 6 शेड्यूल। इसको वेलकम करता हूँ जी, जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं 6 शेड्यूल प्लस, अगर ये दे देंगे, वी वेलकम इट, हम इसको वेलकम करते हैं। अगर होता है तो हम वेलकम करते हैं जी। हाँ जी, हम वचनबद्ध है, ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है सर, एक फटाफट से सर, एक फुनसुख साहब, एक सवाल आपसे और उसके बाद क्लोजिंग कमेंट में नरबू साहब आपसे भी लूंगा। कल हमने देखा कि कुछ नए कानूनों का इतलाक यूनियन टेरिटरी लद्दाख पर हुआ, कुछ पुराने कानून हटाए गए, कुछ नए कानून में थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन करके दे दिया गया है। 1 साल के वक्फे के दौरान पहली बार इस तरीके से कानूनों का निफाज अमल में लाया जा रहा है। तो फुनसुख साहब, आप एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, वो जो नए कानून आए हैं और पुराने कानूनों का भी इतलाक है, किस तरीके से आप देख रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट की उस एक्सरसाइज को, और कितना फायदा लद्दाख की आम जनता को उन कानूनों से मिलेगा? नहीं, आप कौन सा रेरा की बात कर रहे हैं? जो कल आए हैं जी। कल कौन सा कानून आया? तकरीबन 40 के करीब नए कानून जो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट एक्सेस किए गए, और पुराने अर्थवाइल स्टेट जम्मू कश्मीर के कुछ कानूनों को हटाया गया है। नहीं, ये जो है ना, मैंने इसको देखा नहीं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि नए कानून जो है लद्दाख के लोगों को पता है, क्या लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव से पूछा है, पता है? तो ये मेरे ख्याल में जो भी ला रहे हैं, कानून ला रहे हैं, जो भी ला रहे हैं, लद्दाख के लोगों से मिल के, अभी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव आएंगे काउंसिल में, उनसे बात करके, बाकी पार्टी से बात करके, एपेक्स बॉडी है उनसे बात करके, मेरे ख्याल में जितने कानून लाना है लाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फुनसुख साहब और नरबू साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। लद्दाख
बैटल 2020 खत्म हो गया है, रिजल्ट्स हमारे सामने हैं और जो एग्जैक्ट पोल हमने बताया था वो 100% एग्जैक्ट ही निकला है। एग्जिट पोल हमने बताया था वो एग्जैक्ट पोल आया है, क्योंकि आपने हम पर भरोसा किया और हमने आपकी बात को पत्थर की लकीर मानते हुए आगे उसको तहरीर किया और साबित हुआ कि आपका और हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। बहुत बहुत शुक्रिया लद्दाख की आवाम का इतना प्यार देने के लिए। फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे, खबरों, तज्जियों, तबसरों का सिलसिला लगातार जारी रखेंगे।